Hello everybody. Today we shall be talking about income method. As per income method, how do we calculate national income? So let us consider that. By income method, when we say national income, it is the sum total of all the factor payments received by all the residents of a country in a financial year. तो हमने फर्स्ट 3 चैप्टर्स में बेसिक टर्म्स किए. So we are already aware of what are factor payments. Factor payments are the payments which are done in lieu of factor services. Now what are factor services? They are land, labor, capital, entrepreneur. तो ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें चाहिए होते हैं किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए. ओके, तो इनके बदले में जो हम पेमेंट करते हैं दैट इज नोन एज फैक्टर पेमेंट. तो आपकी इकोनॉमी में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओवरऑल जितनी फैक्टर पेमेंट मिली दैट इज कॉल्ड योर नेशनल इनकम. Okay, so there are 3 technical terms. One is your resident, which we have already discussed. A resident is a person who is living in a country for more than 1 year and whose central interest lie in that country, right? Then factor payments, payments in lieu of factor services of land, labor, capital, entrepreneur. तो एक साल में आपके रेजिडेंट्स को जितना फैक्टर पेमेंट्स मिला उसके सम टोटल को हम कहेंगे equal to national income of that country. तो summation of factor payments to all residents of a country. And once again you should be careful, resident अलग चीज है और citizen अलग चीज है ना. citizen means जिसके पास वोटिंग राइट है, जो वहां का परमानेंट रेजिडेंट हो गया. तो इनकम मेथड से अगर आप देखो, अब मैंने क्या कहा, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो हमारा पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, देन है कैपिटल, देन है लेबर एंड एंटरप्रेन्योर. तो हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. तो जो लेबर कमाता है उसे हम कहते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. ठीक है, अब ये लेबर 2 तरह का है. लेबर या तो अपना जो सर्विसेज है किसी को देगा. सपोज आई एम वर्किंग इन अ स्कूल, तो मैं अपनी लेबर स्कूल को दे रही हूँ, बदले में मुझे सैलरी मिल रही है. तो वेज एम्प्लॉयड को जो मिलेगी वो होगी आपकी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अब सेल्फ एम्प्लॉयड के साथ देखो क्या होता है. सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी लैंड भी अपनी यूज करता है. मान लो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो मैं अपने ही घर पे चला रही हूँ, लैंड भी मेरी है नो, फर्नीचर भी मैंने ही खरीदा हुआ है, एसी भी मेरा ही है और सब कुछ मैनेज भी मैं ही कर रही हूँ, तो एंटरप्रेन्योर भी मैं ही हूँ. तो ऐसे में मेरी इनकम को क्या कहा जाए? रेंट कहा जाए, इंटरेस्ट कहा जाए. तो एक टर्म इकोनॉमिस्ट ने ढूंढी विच इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. तो लेबर अगर वेज एम्प्लॉयड है तो उसकी इनकम होगी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसकी इनकम होगी मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. ठीक है, तो 2 इनकम आ रही है लेबर को. और बाकी ये जो बिना कमाए पैसे आ रहे हैं, बिना कमाए मतलब आप बहुत एफर्ट नहीं कर रहे. आपके पास कहीं ज़मीन है, आपने किराए पे चढ़ा दी. आपके पास कैपिटल है, आपने उधार दे दी, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है. हाँ, आप एंटरप्रेन्योरियल सर्विसेज दे रहे हो, आपको प्रॉफिट मिल रहा है. तो इनके समेशन को बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस. तो ऑपरेटिंग सरप्लस का आगे चल के भी हम फॉर्मूला देखते हैं. ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट. तो वी शैल बी कंटिन्यूइंग. तो इस तरीके से इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर पेमेंट्स टू ऑल द रेजिडेंट्स. फॉर्मूला ये वाली स्लाइड का सभी स्क्रीनशॉट ले ले. तो फॉर्मूला वाइज इट इज इक्वल टू एनडीपीएफसी. एनडीपीएफसी इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. ये हमेशा सीधा दिया होगा, कुछ नहीं निकालना है आपको इसमें. डायरेक्ट अवे इट विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन. Compensation of employees is a term wider than wages and salaries. Compensation of employees includes everything which your boss is giving you. It includes wages and salaries in cash, wages and salaries in kind. आप कहेंगे मैम काइंड में कौन सी वेजेस एंड सैलरीज होते हैं. आपके घर पे मेड काम करती है, आप उसे कहते हो हमारे ही घर पे रह लेना. हाँ, या आपने देखा होगा स्कूल टीचर्स में को जनरली ऐसा होता है कि उनके बच्चों की फीस नहीं ले रहे हैं हम, उनके बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं. तो दिस इज वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड.
देन ऑल अलाउंसेस, कोई भी अलाउंस मिल रहा है, मेडिकल अलाउंस, ट्रैवलिंग योर कन्वेंस अलाउंस, सिर्फ एक अलाउंस जो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता, दैट इज ट्रैवलिंग अलाउंस। इसका आप ध्यान रखेंगे कि ट्रैवलिंग अलाउंस इंक्लूड नहीं होता। अब उसके पीछे क्या लॉजिक है, ट्रैवलिंग अलाउंस क्यों नहीं इंक्लूड होता? क्योंकि ट्रैवलिंग अलाउंस आपको ऑफिस के काम से जब कहीं भेजा जाता है तो दिया जाता है। मान लो मुझे स्कूल के बच्चे पिकनिक जा रहे हैं, उनके साथ भेजा, तो मेरे लिए पिकनिक थोड़े ना है, मेरे लिए तो ड्यूटी है, मैं तो बच्चे ही गिनती रहूंगी पूरी पिकनिक में और सिर्फ ध्यान रखूंगी, आई विल नॉट एंजॉय। इवन इफ आई एंजॉय, दैट इज अ बाय प्रोडक्ट। नो, तो ट्रैवलिंग अलाउंस इज नॉट इंक्लूडेड इन सैलरी ऑफ अ पर्सन। मान लो आप कोई बंदा जो है वो अमेजोन का डिलीवरी बॉय है, तो वो अमेजोन की जब डिलीवरी करता है तो उसकी बाइक में पेट्रोल तो कंपनी कॉम्पनसेट करेगी ना, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। ओके, बट बाकी सारे अलाउंसेस आते हैं, HRA, डेयरनेस अलाउंस, वट एवर अलाउंसेस आते हैं। अदर देन दैट इट इंक्लूड्स बोनस, कमीशन, नो, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। अब ये क्या है? देखो, जब भी हमारे पैसे पीएफ में कटते हैं, पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड, तो उसमें जितना मेरी सैलरी में से कटता है उतना ही एम्प्लॉयर भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो वो तो मुझे एडवांटेज हो रहा है ना कि मैंने अपनी सैलरी में से 2000 सेव किया, 2000 एम्प्लॉयर की जेब से जा रहा है। तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है इन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, दैट इज इंक्लूडेड इन योर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। ऑपरेटिंग सरप्लस मेनली आपकी इनकम है विच इज नॉट अर्नड, डायरेक्टली नॉट अर्नड, तो इट इज अ काइंड ऑफ एन अर्न इनकम, बैठे बिठाए आ रही है ये पैसा आपके पास। जैसे रेंट, रॉयल्टी, अब मैंने बुक्स लिखी, मैंने एक बार लिख दी बुक्स, उसके बाद लाइफ टाइम मेरे पास उसकी रॉयल्टी आ रही है, तो मैं कोई एफर्ट नहीं कर रही ज़्यादा उसके लिए। इंटरेस्ट, नो, प्रॉफिट, प्रॉफिट या तो आपको डायरेक्ट गिवन होगा क्वेश्चन में, डायरेक्ट गिवन है, गुड इनफ, अदरवाइज इट इज द सम टोटल ऑफ थ्री थिंग्स। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स को प्रॉफिट टैक्स भी बोलते हैं। डिविडेंड का कोई और नाम नहीं है, डिविडेंड इज डिविडेंड ओनली। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं। एंड सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको याद होना चाहिए। तो फिर से रिपीट करते हैं। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड डायरेक्ट अवे गिवन होगा। ऑपरेटिंग सरप्लस 4 का सम टोटल है। अगर प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं गिवन तो प्रॉफिट इन 3 का सम टोटल है। मान लो क्वेश्चन में प्रॉफिट भी गिवन है और डिविडेंड भी, तो आप डिविडेंड को इग्नोर करेंगे क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है ना। ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है और कोई कंपोनेंट गिवन है, तो आप कंपोनेंट्स को इग्नोर करेंगे, ये ऑलरेडी गिवन है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है और कोई कंपोनेंट्स गिवन है। समझ रहे हैं? यानी अगर बड़ी चीज दे दी, किसी चीज को जब पूरा दे दिया तो उसके कंपोनेंट्स को इग्नोर किया जाएगा। तो ये चीजें अभी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएंगी। तो compensation of employees is equal to wages and salaries in cash and kind, allowances except traveling allowance। अच्छा, ये ध्यान देना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कोई अलाउंस नहीं होता है, वो तो आपका ट्रांसफर पेमेंट है, वो कोई आपको बॉस से नहीं मिल रहा, वो तो सरकार देती है उन लोगों को जिनके पास जॉब नहीं है। ठीक है। बोनस, कमीशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। तो जैसे अब ये क्वेश्चन है, अब देखो इसमें सीधे सीधे मुझे सब कुछ गिवन है, मुझे कुछ भी नहीं करना। नो, आई एम गिवन कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, आई एम गिवन मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, आई एम गिवन ऑपरेटिंग सरप्लस। तीनों को ऐड करूंगी, एनडीपी एफसी आ जाएगा। अब उसे एमपी बनाना है तो आई विल ऐड एनआईटी, और उसको जीएन बनाना है तो ग्रॉस बनाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड, नेशनल बनाने के लिए एनएफआईए ऐड, और एफसी ऑलरेडी है तो कुछ नहीं करना है। सो लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन। सो इट विल बी NDP-MP will be equal to 2100 plus 300 plus 3700 plus NIT. NIT is 350. So it will come out to be 46616450. If I have to make it GNPFC, it will become 6450 minus NIT माइनस प्लस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन यहाँ पे देखो कैसे गिवन है, मुझे ग्रॉस और नेट कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है ग्रॉस और नेट का, दैट इज डेप्रीसिएशन। ये सब हमने बेसिक वाले वीडियो में किया था।
देन आई विल डू प्लस NFIA। NFI अगर माइनस में होता तो हम माइनस करते, प्लस में ही है तो हम प्लस कर रहे हैं, तो माय आंसर विल कम आउट टू बी 61, 62। गेटिंग इट? अब देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे एम्प्लॉयर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी दिया, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन भी दिया। हमें कुछ नहीं करना उसका, अगर बड़ा चीज दे दी तो उसके कॉम्पोनेंट से कोई मतलब नहीं है, राइट। सिमिलरली हेयर मुझे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है तो मैं उसके कॉम्पोनेंट्स नहीं देखूंगी, सो आई विल टेक अप दिस रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड दैट्स इट। तो सबसे पहले मैं निकालती हूँ NDPFC। So my NDPFC is equal to 1650 plus 1260 plus 4230 plus 1230, and profits are given at last plus 430. So if I will add on, I will get 5 and 6, 11, 3, 14, 14, 3, 17 and 22, 8, 10, 12, 14, 14 and 4, 18, 1, 2, 3, 4, 4 and 4, 8. So this is my NDPFC, but I need GDPFC. So to make it GDPFC, I will add depreciation. Depreciation is also called consumption of fixed capital. So I will add on 160. If you have time, preferably write formula like this, 1 plus 2 plus, so that they know what have you done. Plus 3 plus 5th, getting it? Plus 8 plus 10. Then I will say NDPFC plus 8. So show them if you have time. NNPMP is 8960 minus depreciation plus NIT. NIT is given to be 430, no 130, and minus plus NFIA. NFIA is say FIFA minus FITA. So factor income received from abroad 240, paid abroad is 210. So it is 240 minus 210. Show it. Do not write direct away 30. Show how did you get it. So it will be 160 minus 160. It will continue to remain same. Right? So now look at the precautions which you will take while using income method. Transfer payments are not included. Why? Because they are leading to only money flow, not real flow. ट्रांसफर पेमेंट में कोई भी आउटपुट नहीं हो रहा है, और हमें आउटपुट से मतलब है नोटों की अदला बदली से नहीं. नो, ओनली नोट्स चेंजिंग हैंड इज नॉट प्रोडक्शन. इलीगल एक्टिविटी को नहीं इंक्लूड करते. क्यों? हमारा मोटिव है नेशनल इनकम बढ़ाना. अगर इलीगल एक्टिविटी को करेंगे तो इसका मतलब हम इलीगल एक्टिविटी भी बढ़ाना चाहते हैं, राइट. सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि वो जिस साल में बनी थी उस साल वो इंक्लूड हो गई थी. अगर आप उन्हें इस साल दोबारा लेंगे तो इट विल लीड टू डबल काउंटिंग, राइट. कॉर्पोरेशन टैक्स ऑलरेडी प्रॉफिट अगर गिवन है तो अलग से नहीं लेना. प्रॉफिट का कोई भी कंपोनेंट नहीं लेना. किसी भी चीज का अगर एक पूरी आइटम गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो आपको उसके कंपोनेंट्स नहीं देखने. प्रॉफिट गिवन है तो उसके कंपोनेंट्स नहीं देखने. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है तो उसके कंपोनेंट्स को इग्नोर करना है, राइट. सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज विच इंक्लूड शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब नहीं होते इंक्लूड, क्योंकि ये वंस अगेन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है. कुछ भी रियल फ्लो नहीं हो रहा. जब तक रियल फ्लो नहीं हो रहा नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, राइट. विंडफॉल गेन्स अनअर्न इनकम है. विंडफॉल गेन्स भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती. गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड होते हैं, लेकिन सर्विसेज नहीं होती, क्योंकि सर्विसेज की हम मॉनिटरी वैल्यू नहीं निकाल सकते. रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस. अब देखो, इसको लॉजिकली समझो 11 से कोरिलेट करके. अगर मेरे पास अपना घर ना होता तो मैं किराए पे रहती. किराए पे रहती तो मैं किराया देती. अगर मेरे पास अपना घर है तो मैं खुद को किराया दूंगी. imputed value of owner occupied building is included, नो. उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो घर वो सर्विस दे रहा है. बेशक रियल मनी फ्लो नहीं हो रहा, रियल फ्लो हो रहा है, वो आपको रियल सर्विसेज दे रहा है, तो वो इंक्लूड होगा.
टैक्सेस सिवाय एक कॉर्पोरेट टैक्स के नेशनल इनकम में कोई टैक्स इंक्लूड नहीं होते. ऑल टैक्सेस आर योर ट्रांसफर पेमेंट्स, राइट? सो हेंस वी डू नॉट इंक्लूड देम. हाँ, इनकम टैक्स इनडायरेक्टली ऑलरेडी होता है फैक्टर पेमेंट्स में, तो वो एक अलग बात है, बट सेपरेटली दे रखा हो इनकम टैक्स तो हम कहीं इंक्लूड नहीं करते, राइट? नाउ आई हैव अपलोडेड PDF in the description box. You can try those questions. Thank you so much.